हाँ भाई, तो आज हम लोग अपने पास एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। चैप्टर का नाम है एवरेज ड्यू डेट। ठीक है, ये देखने से वैसे बहुत छोटा चैप्टर है बट कातिल चैप्टर है, क्योंकि गारंटीड एग्जाम में सवाल आएगा इसका। तुमने चैप्टर कभी पहले पढ़ नहीं रखा होता है, जिस वजह से इंस्टीट्यूट तुम्हारे को इसको एग्जाम में देगा ही देगा। ठीक है, इसी तरीके से अगला चैप्टर जो है अकाउंट करंट, उसका भी मान के चलो 5 नंबर का सवाल कन्फर्म्ड है, तो 10 नंबर तो तुम्हारे इसी 2 चैप्टर्स आ जाएंगे। और 2 चैप्टर्स बहुत ही छोटे छोटे हैं, 1 से 2 क्लास में ख़त्म भी हो जाते हैं चैप्टर्स। और ठीक है, इसके अंदर तुम्हें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, डेज याद रखने होते हैं या डेज की कैलकुलेशन होती है मेन इसके अंदर भी। और जो अगला चैप्टर अकाउंट करंट, उसके अंदर भी डेज ही डेज है जिसके अंदर कैलकुलेशन करनी होगी, और कुछ नहीं करना। ठीक है, अब पहले मैं एवरेज रूट के बारे में कुछ लिखवा दूंगा और लिखवाने के बाद फिर हम उसके बाद समझेंगे। वैसे एक बार मुझे जल्दी से, एक बार मुझे पता है तुम सबको पता है, बट मुझे पता है कि तुम में से काफ़ी को गलत भी पता है, तो मुझे एक बार जल्दी से बताओ, जनवरी से लेकर दिसंबर तक हर महीने में कितने दिन होते हैं? जनवरी में 31, फरवरी में 28 अगर लीप ईयर ना हो, और 29 अगर लीप ईयर हो। कैसे पता चलता है कि ये साल लीप ईयर है या नहीं? 4 से डिवाइड करने पे कट जाए वो। कैसे पता चलता है कोई साल लीप ईयर है? 2000, 2004, 2008। ये नहीं, ऐसे नहीं चाहिए मुझे, यही है सर, सही बोल रहे हैं। ये कोई रटने का तरीका है। ये तो 2000 से शुरू कर दिया, 2000, 2004, 2008। ये सही चल रहा है ना? हाँ भाई, सर 2024 लीप ईयर है, इतना पता नहीं। बस ये पता है 2024 लीप ईयर है। सही पता है। नालायको, अगर आपका साल के लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो सकते हैं विदाउट एनी फ्रैक्शंस, सर, डेसिमल कट में जाए। नहीं है अगर, है उसमें बोला था कट जाए पूरा, वही होता है। तो क्या बोला मैंने? 4, उसने बोला पूरा साल, लास्ट के 2 डिजिट्स अगर 4 से डिवाइड हो जाएं और डेसिमल्स में नहीं आ रहा आंसर, तो वो लीप ईयर है। ठीक है, तो अभी हम 2023 में बैठे हैं, 2023 लीप ईयर नहीं है। अगर हम बात करें 2024 की, तो ये डिवाइड हो सकता है, तो वो लीप ईयर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट बताओ, मार्च में कितने दिन? 31 की 30? 31, अप्रैल, 30, मई, 31, जून, 30, जुलाई, 31, अगस्त। 31, 31 की 30? 31, 31, 30, 31, 30। 31। सितंबर, 30, अक्टूबर, 31, नवंबर, है 30, दिसंबर। 31। अब ये रिवाइज हमने कर लिया है, बट मैं तुम्हें आज भी बता रहा हूं कि जब हम क्वेश्चंस करेंगे, कोई ना कोई नालायक इनमें से किसी डेट में, किसी ईयर मंथ में जरूर गलती करेगा कि इसमें 31 होता जबकि होंगे 30, या किसी में कहेगा 30 है जबकि होंगे 31। मैंने लोगों को बोलते सुना है 31 सितंबर भी, कि सितंबर में 31 पे ये रिकॉर्ड होगा। ठीक है, तो ये बच्चों वाली चीज़ है, तुम्हें बचपन में सिखा दी जाती है। मैंने सिर्फ इसलिए रिवाइज करा है क्योंकि तुम अपने आप को मानते नहीं हो कि अभी भी बड़े हो गए। अभी भी तुमसे कहूँ कि बचपन में पढ़ा था, तो कहोगे बचपन में तो अभी भी नहीं गया हमारा, हम तो अभी भी उसी ज़माने में वहीं पे ही हैं, आगे बढ़े नहीं हम। चलो जी, तो सब लोग अपने पास हेडिंग डालो, एवरेज ड्यू डेट। ये एक रिडंडेंट कॉन्सेप्ट है। रिडंडेंट का मतलब क्या होता है? पहले तो ये बताओ हमें, हम इंग्लिश थोड़ी सीख रहे हैं, हमारे सब्जेक्ट, हमारे लॉ में इंग्लिश तो है ही नहीं, लॉ में इंग्लिश तो है ही नहीं, है ना? लॉ में इंग्लिश नहीं है ना, लॉ में लॉ है, और जो 40 मार्क्स है वो कुछ और है।
रिडंडेंट का मतलब होता है पुराना हो गया है, बासी हो गया है, अब एप्लीकेबल नहीं होता, या अब आपको उसको कैलकुलेट करना नहीं पड़ता, अब वो काम कंप्यूटर करके देता है आपके लिए। तो ये जो चैप्टर है ये पुराना हो चुका है, अब इसका जो भी ये तो जो तुम सीख रहे हो ये सारा काम अब कंप्यूटर करके दे देता है तुम्हें, ठीक है। बट हमें सीखना पड़ेगा क्योंकि सिलेबस में है। पहले किसी टाइम पे ये सीए इंटरमीडिएट में हुआ करता था। ये जो सब्जेक्ट है, चैप्टर है, ये सीएमए वालों के लिए नहीं है, ये सीए वालों के लिए है, और ये सीए इंटरमीडिएट में पहले हुआ करता था, बट अब वहाँ से इसको रिमूव कर दिया गया, अब ये फाउंडेशन में ठूस दिया, ठीक है। चलो लिखना शुरू करो पहले इसके बारे में। एवरेज हेडिंग डाल ली, लिखो इट मीन्स एवरेज ऑफ वेरियस ड्यू डेट्स, इट मीन्स average of various due dates. Fuchap, it is calculated so that various due dates can be clubbed, so that various due dates can be clubbed into a single date, and all the calculations for interest are done as per the new date, नीचे लिखो हाउ टू फाइंड, नेक्स्ट लाइन में हाउ टू फाइंड एवरेज ड्यू डेट। फॉर्मूला लिखो एडीडी, एवरेज ड्यू डेट इज इक्वल टू बेस डेट प्लस माइनस ये डेज का आपने ये लिखा है कि आंसर आएगा वो डेज या मंथ्स में आएगा। इसको डिवाइड करोगे जब, तो आंसर या तो डेज आएंगे या मंथ्स आएंगे, इसलिए मैंने डेज या मंथ्स आगे लिख दिया। आगे नीचे डालो पॉइंट नंबर 1, बेस डेट कैन बी एनी डेट, बेस डेट कैन बी एनी डेट, but the preferred date should be the earliest due date given in the question. Second point, days should be counted from next day of the base date, up to the due date, फुल स्टॉप। इसी में आगे लिखना when counting from the first day of the year, then include
first day also in the number of days. First day also in the number of days. Third point, whenever bills of exchange is given in the question, whenever bills of exchange is given in the question and the due date is to be identified, and the due date is to be identified, then add 3 days of grace. Then add 3 days of grace. Fourth point, if the due date is on a Sunday or public holiday, then prepone the due date to the earliest working day. आगे नीचे नेक्स्ट पॉइंट्स खत्म हो गए. अब नीचे लिखो हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट फ्रॉम द ड्यू डेट. तो फॉर्मूला लिखो, इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट इंटू रेट बाय 100 इंटू पीरियड. और नीचे सारा लिखो, पीरियड शुड बी कैलकुलेटेड from the date of transaction to the average due date. ठीक है, चलो तो लिखने वाला काम सिर्फ इतना ही था. अब जो भी होगा इसके अंदर हम क्वेश्चन वगैरह ही करेंगे. तो अब सब लोग सिर्फ और सिर्फ समझने पे ध्यान लगाएंगे. तो मान लेते हैं जैसे 1 जनवरी 2017 यहाँ पे एक लोन लिया गया किसी ने, तुमने लिया, कैसे भी समझ लो. और इस लोन पे लेट अस सपोज रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12% पर एनम. ठीक है, और इस लोन के लिए क्या कहा गया कि ये इसकी रीपेमेंट स्टार्ट होगी 2 साल बाद, और हर साल 20-20 हज़ार राइट ऑफ करेंगे, मतलब रीपे करेंगे. तो 2 साल बाद अगर इसकी रीपेमेंट स्टार्ट होगी तो किस डेट पे स्टार्ट होगी रीपेमेंट? डेट ऑफ लोन 1 जनवरी 2017 है, 2 साल बाद इसकी रीपेमेंट स्टार्ट होगी, तो किस दिन से रीपेमेंट स्टार्ट होगी? 1 जनवरी 2019, मतलब कहीं यहाँ पे 1 जनवरी 2019 पे इसकी रीपेमेंट स्टार्ट होगी, और ये लोन रीपे करना है 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में, 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स. तो बताओ पहली इंस्टॉलमेंट कितने की होगी? 20,000 की. अगली इंस्टॉलमेंट कब पे होगी? 1 जनवरी 2020. कितने की?
20,000 की। फिर 1 जनवरी 2021 पे थर्ड पे होगी 20,000 की। 1 जनवरी 2022 पे चौथी पे हो जाएगी, और 1 जनवरी 2023 पे पांचवी पे हो जाएगी। कोई दिक्कत? अब मेरा सवाल तुम लोगों से है कि तुम्हें निकालना है कि इस लोन पे टोटल ब्याज कितना पे हुआ है। इस लोन पे टोटल ब्याज कितना पे हुआ है 12% के हिसाब से हमें वो निकालना है। तो इंटरेस्ट तो पहले देखो 2017 और 2018 इन 2 सालों में कोई भी लोन की रीपेमेंट नहीं हुई, तो लोन कितना चलता रहा? इस पूरे टाइम पीरियड में लोन चलता रहा 1 लाख का। तो 2017 और 2018 का मिला लें तो लोन कैसे निकालेंगे हम? 1 लाख पे 12%, 2 सालों के लिए। 1 लाख पे 12% निकालो तो 1 साल के लिए आ गया, मल्टीप्लाई कर दो 2 से तो 2 साल का आ गया। कितना आ गया? 24,000। फिर अब बताओ, यहाँ पे 19 की स्टार्टिंग में उसने 20,000 चुका दिए। अब क्या करें? 2019 का इंटरेस्ट कैसे निकालें? यहाँ पे 20 चुका दी तो लोन कितना बचा? अब 80। तो इस पूरे साल कितना लोन रहा? 80,000। तो अब 80,000 पे ब्याज पे होगा। तो 80,000 पे 12% कितने टाइम के लिए? 1 साल। तो इंटू 1 करने की जरूरत ही नहीं। तो कितना आ गया? 9600। फिर इस साल बताओ 20,000 पे कर दिया, अब 60,000 पे करेंगे। तो 2020 में 60,000 पे 12% हो गया ये 7200। उसके बाद 2021 में कितने पे? 40,000। 20,000 चुका दिए, 40,000 पे 12% हो गया 4800। फिर 2022 कितने पे? 20,000 पे 12% 2400। और 2023 में 0। लोन रीपे कर चुके होंगे इसके बाद हम, तो अब कोई जब लोन नहीं तो किस बात का इंटरेस्ट? करेक्ट। तो टोटल इंटरेस्ट चेक करना जल्दी से कितना आ रहा है? टोटल इंटरेस्ट कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 48,000। कौन 28,000 लाया? अच्छा, 48,000 ये आ रहा है टोटल इंटरेस्ट। ठीक है। तो आप ध्यान से देखो, हमने इंटरेस्ट टोटल निकाला कैसे? इंडिविजुअली एक एक करके हर साल का ब्याज निकालते चले गए। ठीक है। क्या कोई ऐसा तरीका है कि हम एक ही बार में इंटरेस्ट निकाल लें, बार बार ना निकालना पड़े, एक ही तरीके से निकाल लें? तो वो तरीका है एवरेज ड्यू डेट का। आप एक ऐसी डेट निकाल लो जिस डेट पे आप मानो फॉर एग्जांपल कि सारा लोन रीपे हो रहा है और सारा इंटरेस्ट एक साथ रीपे हो रहा है, और उस डेट पे जब आप रीपे करो तो 48,000 का ब्याज आ जाए। क्या बोल गए? हमें तो कुछ समझ ही नहीं आया, है ना? आधों को तो यही नहीं पता, सुना ही दिया कि ठीक से मैंने बोला क्या। मैं कहना चाह रहा हूं कि ब्याज बार बार ना निकालना पड़े, इसका तरीका क्या है? एक ऐसी डेट निकालो, इन डेट्स में से कोई एक ऐसी डेट निकालो जिस डेट पे मानो कि सारा का सारा लोन रीपे हो रहा है उसी डेट पे। जैसे हम तो टुकड़ों में पे कर रहे हैं, मान के चलो क्या, एक तारीख निकालो ऐसी जिस पे सारा का सारा लोन रीपे हो रहा है, और लोन के साथ साथ सारा का सारा इंटरेस्ट भी उसी डेट पे रीपे हो रहा है, और वो डेट पे ऐसा निकालो कि ये ब्याज 48,000 एक ही बार में निकल के आ जाए। तो यही काम हम एवरेज ड्यू डेट से करेंगे। आओ देखते कैसे करेंगे एवरेज ड्यू डेट से।
तो देखो, सबसे पहले हम अपने पास जो ड्यू डेट्स हैं वो लिखेंगे, फिर अमाउंट, उसके बाद डिस्टेंस फ्रॉम बेस डेट और एक कॉलम प्रोडक्ट का। तो सोचो लोन की ड्यू डेट्स क्या क्या थी, बताओ जल्दी से देखो और बताओ ड्यू डेट्स क्या क्या हैं। 1/1/19, 1/1/20, 21, 22, 23, ठीक। ये ड्यू डेट्स नीचे लिख दो। 1 जनवरी 19, 20, वैसे तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए है, 23। और हर इंस्टॉलमेंट, हर ड्यू डेट पे कितना कितना पेमेंट हो रही है? 20-20 हज़ार। ठीक है, अब हमने क्या करना है, जब हमने यहां पे ड्यू डेट्स अपनी लिख दी तो इन्हीं डेट्स में से किसी भी डेट को अपनी एक बेस डेट मानेंगे। इन 5 डेट्स में से किसी भी एक डेट को क्या मानेंगे हम? बेस डेट। ठीक है, अब तुम चाहे पहली डेट मान लो, चाहे आखिरी डेट मान लो, चाहे बीच की डेट मान लो, चाहे सेकंड, चाहे फोर्थ, जो मर्जी मान लो। बताओ कौन सी मानना चाहोगे? कोई भी मान सकते हो, आंसर 5 से सेम आएगा, कोई भी डेट मान लो। ये क्या है? पहली। एक आंसर पहली, बाकी लोग पहली मानना चाहोगे? लो जी, पहली डेट को हम अपनी बेस डेट मान लेते हैं। वो बेस डेट ना यहां लिख देंगे हम, डिस्टेंस फ्रॉम बेस डेट। ठीक है, बेस डेट हमारी क्या हो गई? ये। अब हमें देखना है कि लो मैंने इसको मार्क कर दी, हमारी बेस डेट हो गई। अब बेस डेट का डिस्टेंस देखना है बाकी तारीख से, जो भी ड्यू डेट्स हैं उनका डिस्टेंस देखना है। तो 1 जनवरी के बीच में कितना गैप है? 1 जनवरी 19, 1 जनवरी 19 के बीच में कितना गैप है? 0। 1 जनवरी 19 और 1 जनवरी 20 के बीच में कितना गैप है? 1 साल का। तो 1 ईयर पॉजिटिव में लिखो क्योंकि आगे चल रहा है। फिर 1 जनवरी 19, 1 जनवरी 21 में कितना गैप है? 2, फिर 3, फिर 4। करेक्ट। इस डेट को कोई डेट, दूसरी डेट मान लो, मैं दिखा रहा हूं, हाइपोथेटिकल सिचुएशन में दिखा रहा हूं। मान लेते हैं हमने ये डेट ले ली, चलो मैं इसे कलर चेंज कर देता हूं। लेट अस सपोज हमने ये डेट ले ली, ठीक। तो तुम यहां पे 19 की जगह पे क्या लिख दोगे? 22। अब अगर करोगे तो क्या करोगे? 1 जनवरी 22 से 1 जनवरी 19 में कितना गैप है? 3 साल। 3 साल का, पर पीछे की तरफ है, बैकवर्ड है, तो क्या लिख दोगे तुम? -3, -2, -1, 0 और 1। कोई डाउट? ठीक है, मतलब मैं कोई भी डेट ले लूं, अगर मैं लास्ट डेट ले लूं 23, तो ये 4, 3, 2, 1, 0 ऐसा हो जाएगा, माइनस में पर। ठीक है, चलो तो अब हम क्या करने, ये जो हमने अमाउंट निकाले इनको मल्टीप्लाई कर दो इनके डिस्टेंस से। तो 20,000 into 0 इज 20,000 या इन्फिनिटी? कोई है इन्फिनिटी वाला? अभिषेक, इन्फिनिटी है? क्या बात कर रहा है? एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज इन्फिनिटी। सर डिवाइड में होगा तब। एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज इन्फिनिटी की 0? इन्फिनिटी। आ जाओ, 20,000 into 1 into 2 into 3 into 4। अब इनका टोटल मारो, 1 लाख, 2 लाख, और इनका टोटल भी लगाओ। अब निकालो अपने पास ADD, एवरेज ड्यू डेट, जिसका फॉर्मूला क्या है? बेस डेट
प्लस या फिर माइनस, ठीक है, या तो प्लस आएगा या माइनस आएगा। अब वो किस पे डिपेंड करता है, यहाँ पे ये जो फिगर आई है ये पॉजिटिव में है तो तुम यहाँ पॉजिटिव लिखोगे, ये फिगर अगर नेगेटिव में है तो यहाँ नेगेटिव लिखोगे। ये वाली फिगर नेगेटिव में कब आ सकती है, जब इनका टोटल यहाँ नेगेटिव आ रहा है, और वो नेगेटिव कैसा आएगा, जब इधर बेस डेट जो डिस्टेंस आ रहा है ये नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव लिखेंगे। अब आगे क्या है, टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन टोटल अमाउंट। अब हमने जो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस किस में निकाला है, ईयर्स में, तो यहां पे आगे ईयर्स लिख दिया जाएगा। अगर डिस्टेंस निकालते तुम डेज में तो यहां डेज लिख देते, अगर डिस्टेंस निकालते मंथ्स में तो मंथ्स लिख देते। अब हमारी बेस डेट क्या थी, 1 जनवरी 19, याद करो, करेक्ट, प्लस टोटल ऑफ प्रोडक्ट, टोटल ऑफ प्रोडक्ट कितना है हमारा 2 लाख, अपॉन टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट कितना है 1 लाख ईयर्स। तो क्या आया, 1 जनवरी 2019 प्लस 2 ईयर्स, निकालना जरा, 1 जनवरी 2019 में 2 साल ऐड करो तो एडीडी क्या आएगा, 1 जनवरी 2021। तो 1 जनवरी 2021 क्या है, वो डेट है जो हम मान रहे हैं कि इस दिन पे ही पूरा लोन रीपे हो रहा है, इंस्टॉलमेंट्स में रीपे नहीं हो रहा, और सारा का सारा ब्याज इसी दिन पे रीपे होगा। अभी तो हम क्या करते हैं, जनरली क्या करते हैं हम, जो इंटरेस्ट होता है वो हर साल धीरे धीरे रीपे करते चल जाते हैं, बट अभी क्या मान रहे हैं, इस डेट पे पूरा लोन रीपे हो रहा है और इसी डेट पे सारा इंटरेस्ट इकट्ठा होकर एक साथ पे होगा। अगर ऐसा है तो देखते हैं इस डेट पे कितना इंटरेस्ट पे होगा। तो यानी कि अब हमने क्या चेक करना है, मैं कलर चेंज कर रहा हूं, 1 जनवरी 2017 को लोन लिया और एडीडी क्या निकली हमारी, एडीडी क्या निकली 1 जनवरी 2021। तो अब हम मानेंगे कि लोन लिया यहां पे और रीपे करा विद इंटरेस्ट यहां पे। तो यहां से यहां तक जल्दी देख के बताओ कितने साल हुए, 1 जनवरी 2017 से 1 जनवरी 2021, 4 साल हो गए। पहले तो 17, 18, 19, 20, जन्म 21 की तो पहली तारीख में पे हो गया ना, तो ये हो गया 18, 19, 20, अयो 17, 18, 19, 20, 4 साल हो गए। हम मान रहे हैं सारा का सारा लोन यहां रीपे होगा विद इंटरेस्ट, इंटरेस्ट बीच में कभी भी रीपे नहीं किया गया। तो आओ देखते हैं इंटरेस्ट कितना निकलेगा। लोन कितना था जी हमारा, लोन कितने का था 1 लाख, उस पे ब्याज कितना था 12%, और कितने साल के लिए निकालना है हमने ब्याज, 4 साल। तो 1 लाख इंटू 12% कितना हो गया 12,000, 12,000 इंटू 4 कितना हो गया 48,000। तो चेक करो 48,000 में यहां ब्याज निकाला और यहां कितना निकाला था 48। तो वो एक डेट निकल गई जिस पे आप पूरा का पूरा इंटरेस्ट निकाल सकते हो, ठीक है। तो अब तुम घर पे जाके ट्राई कर लेना, कोई भी डेट को बेस डेट मान लेना और अपना आप करके देख लेना, आंसर हर बार एडीडी यही निकलेगी और आंसर भी अल्टीमेटली यही निकलने वाला है, ठीक है। चलो तो अपने पास हम सवाल करते हैं, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1, सब लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। देखो क्या कर रहा है, ₹25,000 lent by A to P on 1st January 2006 is repayable in 5 equal installments commencing from 1st January 2007. Calculate the average due date and amount of interest at 10% per annum. तो लोन का अमाउंट जल्दी से बताओ देख के कितना है, लोन का अमाउंट कितना है
25,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। पहली ड्यू डेट कौन सी है? जल्दी देखो, पहली ड्यू डेट 1 जनवरी 2007। 6 पे तो लोन लिया है, 7 से इंस्टॉलमेंट्स शुरू हो रही हैं। अच्छा ये बताओ कि कितना इंस्टॉलमेंट का अमाउंट होगा? एक इंस्टॉलमेंट कितने की होगी? 25,000 तो लोन का अमाउंट है, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट से पे करेंगे तो हर इंस्टॉलमेंट कितने की हो गई? 5,000 की। ठीक, आ जाओ शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। तो पहला कॉलम ड्यू डेट, दूसरा कॉलम अमाउंट, तीसरा कॉलम डिस्टेंस फ्रॉम बेस डेट, जो भी डेट बोलोगे ले लेंगे, और अगला कॉलम प्रोडक्ट। ठीक है, अब ड्यू डेट देखो, सबसे पहले ड्यू डेट कौन सी आएगी? 1 जनवरी 2007, और अमाउंट कितना? 5,000, और 5 बार में चुकाना है तो अगली 1 जनवरी 2008। अभिषेक तुझे लिखने के लिए फूल चढ़ाने पड़ेंगे मुझे। अगला बताओ कौन सी डेट को बेस डेट लूं? अब पहली मत बोलना, कोई दूसरी बोलो। लास्ट ले ले। लो जी, 1 जनवरी 2011। तो डिस्टेंस फ्रॉम बेस डेट 1 जनवरी 2011। अब हमने क्या देखना है? 1 जनवरी 2011 और 1 जनवरी 2007 के बीच में कितना गैप है? हैं? 4 की 5? 1 2 3 4 और 5। 4 पॉजिटिव नेगेटिव? नेगेटिव, क्योंकि उल्टे हैं। बैक पीछे जाना पड़ेगा, मैं तो 4 साल पीछे जाने के लिए, मतलब 4 साल माइनस, फिर 1 जनवरी 2008 और 1 जनवरी 2011 में कितना गैप? 3 पॉजिटिव नेगेटिव निकल सकता है तो -4 -3 -2 -1 और 0। अब प्रोडक्ट निकाल दो। 5,000 इंटू 4 20, 15, 10, 5, 0। ADD फॉर्मूला है बेस डेट प्लस या माइनस टोटल ऑफ प्रोडक्ट कितना है? 50,000 अपॉन अमाउंट का टोटल कितना है? 25,000। और यहां क्या लिखूं? ईयर्स, क्योंकि हमने डिस्टेंस जो निकाला है वो ईयर्स में निकाला है। तो इससे ये कट के क्या हो गया? 2। तो 1 जनवरी 2011 में माइनस कर दो 2। देखो यहां पे जो माइनस आ रहा है, मैंने वो माइनस यहां नहीं लिखा है, वो माइनस यहां आ गया है, वो माइनस यहां आ गया है। ठीक है, क्योंकि प्लस या माइनस में से यहां प्लस है तो यहां प्लस आ जाएगा, यहां माइनस है तो यहां माइनस आ जाएगा, तो यहां नहीं लिखेंगे फिर हम। तो 1 जनवरी 2011 में माइनस करो 2 साल, तो बताओ क्या आएगी एवरेज ड्यू डेट? 1 जनवरी 2009। ठीक, सवाल ने सिर्फ क्या एडीडी मांगा था, इंटरेस्ट भी मांगा है, एडीडी और साथ साथ कह रहा है ब्याज भी निकालो। ओके जी, तो इंटरेस्ट निकालो।
तो लोन का अमाउंट है 25,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, इनटू बताओ कितने साल करूं। हमने जो लोन लिया है वो 1 जनवरी 2006 पे लिया है, और हमारी एडीडी जो निकल के आई है वो आई है 1 जनवरी 2009। कितना लें? 3 साल। 1 जनवरी 2006 से 1 जनवरी 2009, तो 2006 पूरा हो गया, 2007, 2008 और 9 की तो पहले दिन पे पेमेंट हो गई, तो 25,000 का 10% हो गया 250, 2,500, 2,500 इंटू 3, 7,500। आसान है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जैसा है वैसा ही क्वेश्चन नंबर 8 है। तो क्वेश्चन नंबर 8 होमवर्क जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 होमवर्क जा रहा है, शायद आगे भी एक सवाल है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10th भी होमवर्क जा रहा है, 11th भी होमवर्क जा रहा है। ठीक है, तो कौन से 10th और 11th होमवर्क हो गए, 8th होमवर्क हो गया। और भी है क्या कोई? नहीं। चलो अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कर रहा है। द फॉलोइंग आर द अमाउंट्स ड्यू ऑन डिफरेंट डेट्स इन बिटवीन द पार्टीज। तो अमाउंट्स जो ड्यू हैं अलग अलग तारीख पे वो ये रहे। अमाउंट ये रहा, ड्यू डेट ये रही। सजेस्ट अ डेट ऑन विच ऑल द बिल्स मे बी पेड विदाउट एनी लॉस ऑफ इंटरेस्ट टू आइदर। तो कह रहा है एक ऐसी डेट बताओ जहां पे अगर रीपेमेंट की जाए तो उस पर दोनों पार्टीज में से किसी को भी इंटरेस्ट का नुकसान ना हो। तो मतलब वो बेसिकली क्या मांग रहा है? एवरेज ड्यू डेट मांग रहा है। इंटरेस्ट की कैलकुलेशन के लिए कुछ तरीका दिया हुआ भी नहीं है, इंटरेस्ट का रेट ऑफ इंटरेस्ट गायब है। तो हमें क्या निकालना है? एडीडी। आ जाओ, मैं इसको ना अगले पेज पे कर देता हूँ, यहाँ पे ये रख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कॉलम्स क्या क्या? ड्यू डेट, अमाउंट, डिस्टेंस फ्रॉम बेस डेट, प्रोडक्ट। तो 3 जुलाई, 2 अगस्त, 11 सितंबर, 3 जुलाई, आई थिंक 2 अगस्त है, और 11 सितंबर। 1000, 1600, 2000, 1000, 1600, 2000। ठीक है, अब ये बात तो प्रूव हो गई कि हमारा कोई भी बेस डेट ले लो आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो अब हम एग्जाम में कौन सी डेट लेंगे? हम प्रेफर हमेशा ये करेंगे कि जो सबसे पहली ड्यू डेट है। अब सबसे पहली ड्यू डेट का मतलब ये नहीं है कि जो सबसे पहले यहां लिखी होगी, सबसे पहले मतलब जो एक्चुअली में सबसे पहले कैलेंडर में आ रही होगी। कई बार ऐसा हो सकता है, ध्यान से समझ लो, कभी कभी ऐसा मिल सकता है तुम्हें सवाल में कि 2 अगस्त ऊपर मिले, 3 जुलाई नीचे मिले। तो बेस डेट क्या लेना? 3 जुलाई। पहले जो लिखी है वो नहीं, 2 अगस्त बोल रही थी अभी भी। जो डेट कैलेंडर में पहले आ रही है, अर्लीस्ट ड्यू डेट, तो हो सकता है 11 सितंबर सबसे पहले मिल जाए, तब भी हम कौन सी डेट लेंगे? 3 जुलाई, जो हमारे पास अर्लीस्ट ड्यू डेट है। आ जाओ, तो 3 जुलाई हमारी बेस डेट हो जाएगी। आओ, तो 3 जुलाई का 3 जुलाई से कितना गैप है? 0। अब निकालो 3 जुलाई और 2 अगस्त के बीच में कितने दिन का गैप है। अब ये डेज में निकलेगा, तो बताओ जुलाई में कितने दिन होते हैं?
30, 31, 31, 31 में 3 दिन हटा दो, 3 दिन हटा दो 31 में, तो कितने दिन बचे? 28 दिन बचे जुलाई के और अगस्त के 2, 28 प्लस 2 30। अगला फिर 3 जुलाई और 11 सितंबर में देखना है। तो पहले देखो जुलाई में कितने दिन? 31, 31 में से 3 हटा दो, बचे कितने? तो 28 दिन जुलाई। फिर अगला महीना अगस्त, अगस्त में कितने दिन? 31, और फिर सितंबर के 11, कितना हो गया? 70। ठीक है, तो 1000 इंटू 0, अभिषेक कह रहा है ये क्या कर दिया, ये तो समझ ही नहीं आया भैया जी, है ना अभिषेक? हाँ, क्या नहीं आया समझ? डेज, डेज तो कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं ऐसे? पहला वाला समझ आ गया। क्यों? जुलाई में कितने दिन होते हैं? तो 3 जुलाई से 2 अगस्त के बीच में दिन देख रहा है कितने दिन हैं? हाँ वो तो समझ आएगा, उसके नीचे वाला अगस्त से। अब अभी तो सेकंड भी नहीं आ रहा था, अब सेकंड आ गया। नहीं सेकंड बोलो, सेकंड नहीं आ रहा, फर्स्ट आ रहा है। फर्स्ट में है क्या? 0 है। मतलब सर उससे छोड़ के, 0 को छोड़ के वो वाला फर्स्ट है तो। अच्छा, देख रहे हो, इसका फर्स्ट अपने दिमाग में कर लिया इसने कि दिस इज नॉट फर्स्ट, दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड। बहुत बढ़िया। 3 जुलाई और 11 सितंबर के बीच में कितने महीने हैं वैसे? महीने कितने हैं? कितने महीने इन्वॉल्व हो रहे हैं? 2। रबागाई ला इसके कान पे एक। जुलाई, अगस्त और सितंबर, सितंबर भी आ रहा है ना, तो कितने महीने इन्वॉल्व हैं? 3 महीने। तो जुलाई में कितने दिन होते हैं? जुलाई में कितने दिन होते हैं? 31। 3 दिन निकल चुके हैं, तो जुलाई में कितने दिन बचे? 28। फिर अगस्त, अगस्त आ रहा है इसमें? नहीं, अगस्त पूरा निकल गया, तो अगस्त के कितने दिन? 31 डेज। और 11 सितंबर, 11 दिन और। आगे ADD इज इक्वल टू एवरेज ड्यू डेट हमारी थी 3 जुलाई प्लस 1,88,000 डिवाइडेड बाय 4600। और यहां क्या लिखूं आगे? तो कितना आ रहा है? 3 जुलाई प्लस 40.8 आ रहा है, तो 41 डेज हो गए। निकालो जरा एक बार, 3 जुलाई में 41 डेज ऐड करो। 41 में देखो जुलाई में कितने दिन है? 31। 31 में 3 दिन तो निकल गए। ये क्या हो गया? स्क्रीन नीली क्यों हो गई? एक मिनट, स्क्रीन ब्लैक हो गई मेरी। तो जुलाई में होते हैं 31 डेज, 31 में 28 दिन तो जुलाई के चले गए, तो 41 माइनस 28 कितने हो गए? 13 दिन रह गए। तो 13 दिन किस दिन के हो गए? अगस्त के। तो ड्यू डेट बन गई हमारी 13 अगस्त। ठीक है, ये है हमारी एवरेज ड्यू डेट। सवाल ने यही मांगी थी हमसे। नेक्स्ट,
आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्या कह रहा है, टू ट्रेडर्स एक्स एंड वाई बाय गुड्स फ्रॉम वन अनदर ईच फॉर अलाउिंग द अदर 1 month credit. At the end of 3 months, the accounts rendered are as follows: goods sold by X to Y, goods sold by Y to X, 18 अप्रैल, 15 मई, 16 जून, 23 अप्रैल, 24 मई. Calculate the date upon which the balance should be paid so that no interest is due either to X or Y. तो सवाल कह रहा है, दो ट्रेडर्स हैं, एक X और एक Y, ये एक दूसरे से गुड्स खरीदते हैं और बेचते हैं. तो वो दिख भी रहा होगा, गुड्स सोल्ड बाय X टू Y, X ने Y को बेचा, गुड सोल्ड बाय वाई टू एक्स, अलग अलग तारीख पे. एट द एंड ऑफ 3 months दी अकाउंट्स आर एज फॉलोज. 3 महीने बाद क्या पता चल रहा है कि एक्स ने वाई को इतना माल बेच रखा है, वाई ने एक्स को इस तारीख पे इतना माल बेच रखा है. वो कह रहा है हमें एक ऐसी डेट बताओ जहां पे दोनों एक दूसरे को रीपेमेंट कर दे और दोनों में से किसी को भी ब्याज ना देना पड़े. ठीक है, तो हमें एक ऐसी डेट निकालनी है, इन 5 तारीखों में से किसी एक ऐसी तारीख को निकालना है, या बीच की भी कोई और भी डेट हो सकती है जहां पे अब देखो जैसे x ने y को माल बेचा तो y को पेमेंट करनी चाहिए, y ने पेमेंट नहीं करी तो y को ब्याज लगेगा, है ना. y ने लेट पेमेंट करी तो ब्याज लगेगा. सिमिलरली y ने यहाँ पे x को माल बेचा तो x के पास सामान है, x को पेमेंट करनी चाहिए, x से पेमेंट नहीं करी, लेट कर रहा है तो उसको भी ब्याज पे करना चाहिए. तो कह रहे एक ऐसी डेट निकाल दो जहां पे दोनों में से किसी को भी कोई ब्याज ना देना पड़े और वो उसी दिन पे पेमेंट कर दे. ठीक है, चलो जी शुरू करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 आओ. ये हमारी सेल डेट है और ध्यान से देखना सवाल क्या कह रहा है, एक दूसरे को वो 1 महीने की उधारी का पीरियड देते हैं. ईच अलाउिंग द अदर 1 month क्रेडिट, दोनों एक दूसरे को 1 महीने का टाइम पीरियड देते हैं पेमेंट करने का. मतलब अगर 18 अप्रैल को सामान बेचा है तो 1 महीने बाद पेमेंट कर दियो. कितना? 18 मई. 15 मई को खरीदा सामान तो 15 जून को पेमेंट कर दियो. इसी तरीके से 16 जून खरीदा तो 16 जुलाई को पेमेंट कर दियो. एक महीने का उधारी का टाइम पीरियड देते हैं दूसरे को. आओ शुरू करते हैं. तो सबसे पहले हम लिखेंगे अब सेल डेट. ये सेल की तारीख हुई है, हमें इसमें ड्यू डेट अलग से पहले निकालनी पड़ेगी. तो सेल डेट 18 अप्रैल, 15 मई, 16 जून. 18 अप्रैल, 15 मई, 16 जून और साथ साथ 23 अप्रैल, 24 मई. 23 अप्रैल, 24 मई. अब एक महीने की मोहलत देते हैं तो एक महीना 18 अप्रैल से कहाँ जाएगा? 18 मई, 15 जून, 16 जुलाई, 23 मई और 24 जून. अमाउंट्स लिखते हैं 60, 70, 80 और 52 और 50. बट ये 52 और 50 ब्रैकेट्स में डाल देना. ब्रैकेट्स में क्यों? क्योंकि देखो x ने y को बेचा तो यहां पे x को पैसे मिलने तो उसके लिए पॉजिटिव हो गया क्योंकि पैसा आएगा. यहां पे y ने x को बेचा तो मतलब x को पेमेंट करनी होगी तो उसके लिए क्या है, फिर वो एक लायबिलिटी है, तो वो मैंने इसलिए ब्रैकेट्स में लिख दी माइनस, क्योंकि इससे पैसा जाएगा. तो हमें इन दोनों में से एक डेट ऐसी इन सब में से एक डेट निकालनी है. अब बताओ ड्यू डेट बेस डेट कौन सी डेट को में से निकालूं, सेल डेट में से कि ड्यू डेट में से? ड्यू डेट में से निकलेगी. तो अब हमारे को ड्यू डेट में से बताओ कौन सी डेट को ले जाए, कौन सी डेट को बेस डेट मानूं? जो इनमें से सबसे पहली है, और सबसे पहले से मतलब क्या है मेरा?
जो कैलेंडर में पहले आ रही है, तो सबसे पहले कैलेंडर में कौन सी ईयर आ रही होगी? 18 मई। तो 18 मई का 18 मई से गैप 0। अब निकालेंगे 18 मई और 15 जून, तो मई में होते हैं 31 दिन, 31 में से 18 दिन हटा दो तो बचे 13 दिन मई के, 15 दिन जून के, तो ये हो गया 28। अब जुलाई के देखते हैं, तो मई में 13, जून, जुलाई, फिर 5 दिन और 13 दिन और 24। तो इसका टोटल आ रहा है, और ये आ रहा है 108। तो एवरेज ड्यू डेट इज इक्वल टू 18 मई प्लस 4570 अपॉन 108 डेज। तो ये आ रहा है 18 मई प्लस 42.31 आ रहा है, तो 42 ले लेंगे हम उसको। तो 18 मई में 42 डेज ऐड करोगे, जल्दी बताओ कितना आएगा? ड्यू डेट क्या आएगी? बाकी लोग अपने अपने आंसर्स जल्दी निकालो। कितना आ रहा है? 18 मई प्लस 42 डेज। देखो, जिसको नहीं समझ में आ रहा, तो पहले देखो 18 मई में कितने दिन बचे हैं? 31 का महीना होता है, 18 दिन तो निकल चुके हैं, तो बचे 13 दिन मई के। अब देखो 42 माइनस 13 कितने हो रहे हैं? 29। तो 29 डेज अब जून में जा सकते हैं, तो डेट हो गई 29 जून। ठीक है, आगे 4th क्वेश्चन कह रहा है ए एंड बी आर टू पार्टनर्स हु हैव ड्रॉन द फॉलोइंग अमाउंट्स फ्रॉम द फर्म इन द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017। तो 4 डेट्स हैं, अमाउंट ड्रॉन बाय ए, 4 डेट्स और अमाउंट ड्रॉन बाय बी। इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम इज चार्ज ऑन ऑल द ड्रॉइंग्स। कैलकुलेट इंटरेस्ट चार्जेबल, अज्यूम फेब्रुअरी ऑफ 28 डेज। हमें फेब्रुअरी को 28 दिन का मान के चलना है। ओके, तो ठीक है, तो ये बी वाला होमवर्क जा रहा है, दोनों की अलग अलग डेट निकालनी है। हमारे को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालनी है, तो ए की अलग निकलेगी, बी की अलग निकलेगी। तो हम 4 अलग अलग डेट्स पे आईओडी निकालने की जगह पे एक सिंगल डेट पे आईओडी निकालेंगे। तो ए का यहां कर रहे हैं, बी का घर पे जाके कर लेना। आओ क्वेश्चन नंबर 4th। तो डालो डेट, अमाउंट, डिस्टेंस फ्रॉम बेस डेट, प्रोडक्ट। तो 1 जुलाई 16, 30 सितंबर 16, 1 नवंबर 16, 28 फरवरी, 17।
500, 800, 1000, 400, 500, 800, 1000, 700, 400। बेस डेट कौन सी डेट ले लें? एक साथ ले लो। तो अब 1 जुलाई से 30 सितंबर तक दिन निकालने हैं। तो जुलाई में कितने दिन होते हैं? 31। 31 में से एक दिन हटा दो, तो जुलाई के 30, फिर अगस्त पूरा 31 और सितंबर के 30, फिर 1 नवंबर तक निकालते हैं। जुलाई के 30, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। एक, दो, तीन, चार, 120, 123, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी कि 210 तो ऐसे ही हो गया। 210 प्लस 28 प्लस 1, 2, 3, 4, 242। तो अब प्रोडक्ट निकाल देंगे। 500 इंटू 0, इसका टोटल आ रहा है 2700। तो ADD इज इक्वल टू 1 जुलाई 16 प्लस 292,600 डिवाइडेड बाय 2700 डेज। तो आएगा 1 जुलाई 16 प्लस 108 दिन। तो तुम्हारी जो डेट निकल जाएगी वो होगी 17 अक्टूबर 16। है वो तेरे पास जो है वो उसमें चेंजेस किए हैं मैंने, उसमें डेट थोड़ी वो थी, उसको मैंने ठीक किया। रिवाइज वाला भेज दूंगा मैं तुझे, ठीक है। तो ये आ गई। अब हम मान के चलेंगे कि ड्राइंग्स हमने सारी करी है। यहाँ पे देखो, ए ने वैसे तो अलग अलग डेट पे ड्राइंग करी है, पर हमने क्या निकाल ली? एक एवरेज ड्यू डेट, क्या? 17 अक्टूबर। तो अब हम मानेंगे कि 17 अक्टूबर पे हमने सारा पैसा निकाला। ए ने सारी ड्राइंग्स टोटल मिला के 2700 की 17 अक्टूबर पे करी, तो 17 अक्टूबर से 31 मार्च पे हम आईओडी निकालेंगे। तो 2700 की टोटल ड्राइंग्स। इंटरेस्ट का रेट कितना है? 6%। तो अब हम और इनटू मल्टीप्लाई करेंगे, हम देखेंगे कि 17 अक्टूबर से 31 मार्च 17 में कितने दिन है। यही तो करते हैं ना, जब ड्राइंग करते हैं वहां से लेके 31 मार्च तक का गैप देखते हैं। तो अब हम क्या मान रहे हैं? डेट ड्राइंग्स अलग अलग डेट पे नहीं करी, सारी ड्राइंग्स किस दिन करी? 17 अक्टूबर। तो 17 अक्टूबर से 31 मार्च 17 पे कितने दिन हुए? तो अक्टूबर में कितने दिन होते हैं? 31 में से 17 दिन तो हट गए, तो बचे कितने? 14। अक्टूबर, फिर नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च अपॉन 365। किसको ये नहीं आई या ये नहीं समझ में आया कि ये क्यों कर रहे हैं हम? आ गया? हम हमेशा पार्टनरशिप पीछे पढ़ चुके हैं, इससे पिछला चैप्टर पार्टनरशिप पढ़ा था हमने।
तो हमने डिस्कस किया था कि जिस दिन ड्राइंग्स करते हैं वहां से 31 मार्च तक का हम ब्याज निकालते हैं। तो ड्राइंग्स हमने मानी कि सारी ड्राइंग्स इसी दिन करी हैं, तो यहाँ से यहाँ तक 31 मार्च में कितने दिन हो गए, तो अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक इतने दिन हो गए। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 73.23 IOD। ठीक है, इसका बी वाला पोर्शन होमवर्क जा रहा है। अब इसमें इस चैप्टर में हमने 2 क्वेश्चंस और करने हैं, वो नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। एक है 5th और एक है ना 5th 6th 7th, 3 क्वेश्चंस हमने करने हैं और 5th 6th और 7th, बाकी सारे होमवर्क चले जाएंगे इसके बाद। ठीक है, इतना सही है चैप्टर, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ और सिर्फ डेज निकालने हैं, डेट निकालनी है, खत्म काम। ठीक है, तो आज इतना ही करेंगे। आज की क्लास में कोई डाउट है तो पूछो। इसमें नहीं है ना, ठीक है, तो आज फिर इतना ही करेंगे। इसके आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। बाय बाय।